हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ। एंड आज हम लोग जो है घटना चक्र के पार्ट 24 को डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आप लोग एक बात जरूर ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपके घटना चक्र को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी फ्यूचर में बन सकते हैं वो भी मैं डिस्कस आपके साथ करते हुए चल रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ घटना चक्र डिस्कस करना होता तो अब तक घटना चक्र कंप्लीट हो गया होता, बट मैं सिर्फ घटना चक्र को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब बल्कि जो क्वेश्चन और भी फ्यूचर में आपके बन सकते हैं या तो बीपीएससी या बीपीएससी टीचर के लिए, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत सुविधा मिले। तो भाई आप लोग इस सेशन को जरूर फुल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कराता हूँ किसी भी क्वेश्चन का। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके बीपीएससी बीपीएससी टीचर एंड एनी वन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। तो देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष जो है सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। 1874, 1885, 1882, 1920। तो भाई सिविल सर्विस से इन्हें 1874 को हटाया गया है। 1885 से क्या याद रख लीजिएगा, तो कांग्रेस का स्थापना या गठन इसी टाइम पे हुआ है। कांग्रेस का गठन जो हुआ है 1885 में हुआ है। एंड कांग्रेस के जनक कौन है भाई, या जनक आपसे पूछ ले या संस्थापक पूछ ले तो जनक किसके हैं, एओ यूम। जनक कौन है कांग्रेस के, कांग्रेस के जनक जो हैं एओ यूम हो जाते हैं। और जनक एओ यूम को जो है ना हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला, एओ यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इन्हें जो है पीपल्स फ्रेंड के भी नाम से जाना जाता है। तो पीपल्स फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीपल्स फ्रेंड के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो भाई एओ यूम को जाना जाता है। एओ यूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक। तो पक्षी विज्ञान का जनक जो है भाई वो एओ यूम को कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक। एंड एओ यूम जो थे आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तो एओ यूम आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के निवासी जो थे एओ यूम हो जाते हैं। एंड भाई एओ यूम को हर्मिट ऑफ शिमला एंड पीपल्स फ्रेंड भी कहा जाता था। एंड ये जो है पक्षी विज्ञान के जनक हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग यहाँ पर याद रख लियो 1920 से। तो 1920 से याद रख लेना आप लोग जो है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1920 में, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन आपको 1920 में देखने मिला। 1920 में कब भाई, तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था। और ये जो है ना गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन किसका आंदोलन था, तो गांधी जी का एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये स्टार्ट कब हुआ है, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ है। एंड असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ भाई, तो असहयोग आंदोलन जो है बाद में बंद भी हो गया था। कब बंद हुआ था, तो फरवरी के 1922 में, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। क्यों हुआ था, तो चौरी चौरा कांड के वजह से, चौरी चौरा कांड के वजह से, चौरी चौरा कांड के वजह से जो है असहयोग आंदोलन जो है बंद हो गया था। ठीक है, और बंद किसने करा था, तो गांधी जी के द्वारा बंद हुआ था, गांधी जी द्वारा। ठीक है भाई, तो इतना बात को आप लोग याद रख लीजिएगा कि देखो सिंपल सा इस तरह से याद रखना है कि असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था एंड गांधी जी के द्वारा स्टार्ट करा गया था। एंड ये जो बंद हुआ है असहयोग आंदोलन, ये एक क्या कहते हैं, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया है चौरी चौरा कांड के वजह से। तो असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ है, तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ है, चौरी चौरा कांड के वजह से बंद हुआ है। और किसने बंद करा है, तो गांधी जी ने बंद किया है असहयोग आंदोलन को। स्टार्ट भी गांधी जी किए थे, बंद भी गांधी जी किए थे, बस इस तरह से याद रख लियो आप लोग। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारत संघ मतलब कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक भाई कौन है, पूछ लिया, दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन, ये देखो 2002 2001 बीपीएससी में पूछ रखा था क्वेश्चन। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया है,
तो मंथ के साथ याद रखना है आपको। तो जुलाई 1876 में, तो मंथ के साथ याद रख लीजिएगा। अभी ट्रेंड में चला हुआ है कि मंथ भी दे देता है आपके एग्जाम में। तो जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया। और कहां पर करा गया? तो कोलकाता में करा गया। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कोलकाता में हुआ, जुलाई 1876 में हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुआ। ओके फ्रेंड्स, देख लो, दादा भाई नरोजी से याद रख लेना आप लोग, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो भाई ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी से याद रख लो, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नरोजी। और अगर आपसे पूछ ले वयोवृद्ध महिला, वयोवृद्ध महिला पूछ ले भाई, तो वयोवृद्ध महिला कौन हो जाएगी बताइए? तो ये टीआरई थर्ड का क्वेश्चन है। तो वयोवृद्ध महिला हो जाएगी अरुणा आशफ अली, अरुणा आशफ अली, अरुणा आशफ अली, अरुणा आशफ अली वयोवृद्ध महिला। एंड ये टीआरई थर्ड का क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुणा आशफ अली को वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दादा भाई नरोजी से क्या याद रख लेना? वयोवृद्ध पुरुष मतलब ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी। ठीक है, और एक बात याद रख लेना आप लोग इनसे रिलेटेड, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक का नाम याद रख लेना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बुक का भी नाम याद रख लियो आप लोग। एक पत्रिका याद रख लियो, राफ्त गोफ्तार जो है पत्रिका, दादा भाई नरोजी का पत्रिका राफ्त गोफ्तार। ठीक है, और ये जो कांग्रेस के 3 अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के 3 अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नरोजी, अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नरोजी, ये भी याद रखना है आपको। बाल गंगाधर तिलक से क्या याद रखिएगा? तो इन्हें जो है ना लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन स्टार्ट करा है, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करा है, होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। और एनी बेसेंट भी जो है होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखना। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से एक बात ये भी याद रख लेना आप लोग, इन्होंने जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना करा है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी क्या स्थापना करा है? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एडुकेशन सोसाइटी। तो भाई डेक्कन एडुकेशन सोसाइटी का स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने करा है। कब करा है? तो 1884 में करा है। कब करा है? 1884 में। कहां पर करा है? तो पुणे में करा है। कहां पर करा है? तो पुणे में करा है, पुणे में। ठीक है, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्थापना बाल गंगाधर तिलक 1884 में, पुणे में। डेट के साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको टैली करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है भाई, और चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। एओ ह्यूम से तो आपको याद ये रख लेना है, एओ ह्यूम जो थे ये कांग्रेस के क्या थे? तो कांग्रेस के जनक हैं। तो कांग्रेस के जनक या संस्थापक एओ ह्यूम हो जाते हैं। कांग्रेस के जनक या संस्थापक आपके एओ ह्यूम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, मुंबई प्रेसिडेंसी की एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो भाई बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की है बताओ? फिरोज शाह मेहता, केटी टेलंग, डब्ल्यूसी बनर्जी, तैयब जी, बीपीएससी 2017। तो देखो मुंबई प्रेसिडेंसी जो है स्थापना ये फिरोज शाह मेहता ने भी करा है, केटी टेलंग ने भी करा है, बदरुद्दीन तैयब जी ने भी करा है। मतलब कि ABC तीनों ने मिलकर करा था मुंबई एसोसिएशन का स्थापना। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी टेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर करा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस को भारत में किसने लाया? तो भाई देखो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, तो प्रिंटिंग प्रेस को पहली बार भारत में किसने लाया ये पूछा है यहाँ पर। तो प्रिंटिंग प्रेस को पहली बार भारत में हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी, ब्रिटेन के व्यापारी, पुर्तगाली, अरबी पांडुलिपि लेखक। तो देखो प्रिंटिंग प्रेस को पहली बार भारत में लाया है पुर्तगाली ने लाया है। ठीक है, पुर्तगाली ने लाया है। और कब लाया है? तो 16वीं सदी के बीच में लाया है, 16वीं सदी के बीच में लाया है। तो 16वीं सदी के मिडिल में क्या लाया है? प्रिंटिंग प्रेस। आपसे पूछ सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली बार कब लाया गया? तो भाई वो 16वीं सदी के टाइम पर लाया गया है, 16वीं सदी के टाइम पर लाया गया है
प्रिंटिंग प्रेस, इस बात को ध्यान रखना है आपको। एंड किसने लाया है? तो पुर्तगाली ने लाया है। और कहां पर लाया था पहली बार? तो गोवा में लाया गया था फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम कहां पर लाया गया है? तो गोवा में लाया गया है पहली बार। तो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कहां पर लाया गया? तो गोवा में लाया गया सबसे पहली बार, पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। ओके फ्रेंड्स, एंड कब लाया गया? तो 16वीं सदी के बीच में लाया गया है। तो 16वीं सदी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो भाई क्या बोला है? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? मतलब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो वो किस अधिवेशन में हुआ था, ये पूछ रखा है आपसे। सरकारी नौकरी में दलित आरक्षण, मंत्रालय में दलित आरक्षण, दलितों के लिए अलग नागरिक का दर्जा, दलितों के लिए पृथक मतदान। तो भाई यही तो करेक्ट है, दलितों के लिए पृथक मतदान का बात हुआ था। इसी वजह से वहां पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और महात्मा गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन से बीच में ही वापस लौट के गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही आधा छोड़कर भारत वापस आ गए थे। तो ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही आधा छोड़ करके वापस आ गए थे। तो वो किस वजह से आए थे? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का बात हुआ था, इसीलिए वो आ गए थे। ठीक है, अब देखो गोलमेज सम्मेलन का बात हुआ है, तो ये यहां पर मैं आपसे गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो देखो पहली बात तो याद रख लेना, गोलमेज सम्मेलन टोटल हुआ कितना है? तो भाई टोटल गोलमेज जो हुआ है, टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 देखने को मिला था। टोटल गोलमेज 3 हुआ था, ठीक ना? टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। कब कब हुआ? इस तरह से याद रख लीजिए, एक तो 1930 में हुआ है, एक 1931 में हुआ है, एक 1932 में हुआ है। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन है 1930, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है 1931, एंड थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन है 1932 में हुआ है। कहां पर हुआ है तीनों गोलमेज सम्मेलन? तो भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है वो लंदन के संत जेम्स पैलेस में हुआ है। लंदन संत जेम्स पैलेस, तो लंदन के संत जेम्स पैलेस में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो लंदन के संत जेम्स पैलेस में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इस गोलमेज सम्मेलन का? तीनों गोलमेज सम्मेलन का आखिर अध्यक्ष कौन था? किसी ने अध्यक्षता करा होगा ना, तो अध्यक्षता किसने करा था? तो भाई ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन पीएम, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने करा था। रेमजे मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड। तो किसने अध्यक्षता किसने करा है तीनों गोलमेज सम्मेलन का? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता करा है। उद्घाटन किसने करा था गोलमेज सम्मेलन का? तो भाई उद्घाटन जो किया था ब्रिटेन के राजा ने करा था, ब्रिटेन के राजा। तो उद्घाटन किसने करा है गोलमेज सम्मेलन का? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। तो भाई ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करा था। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया? तो भाई वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जो है, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया, कांग्रेस ने भाग लिया। तो वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। और कौन कांग्रेस के तरफ से थे? तो गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी कांग्रेस के तरफ से भाग लिए थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। और पहला गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस की तरफ किसी ने भी भाग नहीं लिया है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, बताओ? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे एक तेज बहादुर सप्रू, याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू एक याद रख लीजिएगा, और एक याद रख लीजिएगा BR अम्बेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर, दो नाम को याद रख लेना है आपको भाई। चलिए फिर नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, अच्छा ये तो गलत, ये देखो ऐसे होगा, ठीक है, नियुक्त किया गया 1858, 1876, 1905, 1877। तो भाई देखो ये जो महारानी विक्टोरिया को किया है 1877 में करा गया है। ठीक है, 1877। 1905 से याद रख लियो बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन जो है भाई वो याद रख लेना 1905
5 से। चलिए फिर नेक्स्ट, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो भाई प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूं, चावल, मकई, दाल। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल हो जाता है। अच्छा, अगर गेहूं आपसे पूछ ले कि बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बिहार में गेहूं सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। एंड ये टीआरई 3rd में पूछा गया था क्वेश्चन है। टीआरई 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से 2 से 3 मार्क्स आपको स्कोर करने का मौका मिलेगा। फसल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको 2 से 3 मार्क्स आपको स्कोर करने का मौका जरूर मिलेगा। ये मैं बार बार रिपीट करता हूं कि क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है कि यहां से जो है क्वेश्चन 2-3 मार्क्स को आपको देखने को जरूर मिल जाए। तो क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। चावल अगर पूछ ले सबसे ज्यादा, तो भाई चावल भी आपका सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। और ये भी टीआरई 3rd का क्वेश्चन है। टीआरई 3rd में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। मकई कहाँ होता है भाई सबसे ज्यादा? मक्का, तो कटिहार याद रखिएगा, कटिहार। तो मक्का सबसे ज्यादा कटिहार में। दाल अगर पूछ ले आपसे सबसे ज्यादा कहाँ, तो पटना में दाल होता है, पटना में दाल। अगर पूछ ले चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चाय, तो भाई चाय जो है किशनगंज में सबसे ज्यादा होगा, किशनगंज। चाय सबसे ज्यादा किशनगंज में। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है जूट। तो जूट जो होता है ये पूर्णिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पूर्णिया में जूट सबसे ज्यादा होता है, पूर्णिया में जूट सबसे ज्यादा। एंड अगर मखाना पूछ ले, तो मखाना याद रख लीजिएगा भाई आप लोग, मखाना याद रख लीजिएगा मधुबनी से। मधुबनी में मखाना, मखाना कहाँ होता है? तो मधुबनी में। और एक चीज ये मधुबनी से एक केला भी याद रख लीजिएगा, केला भी आपका मधुबनी में ही होता है, केला मधुबनी। एंड अगर लीची अगर पूछ ले, तो लीची भाई, तो लीची तो सबको पता होना चाहिए। तो भाई लीची जो है मुजफ्फरपुर में होता है, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में लीची होता है। मुजफ्फरपुर में क्या होता है? तो लीची होता है। आम अगर आपसे पूछ ले कि आम बिहार में कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो आम जो होता है दरभंगा में होता है सबसे ज्यादा। अगर तंबाकू पूछ ले कि तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो तंबाकू भी दरभंगा में सबसे ज्यादा होता है। तो आम अगर पूछ ले तो दरभंगा में सबसे ज्यादा, और तंबाकू अगर पूछ ले तो दरभंगा में सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, तो आम, तंबाकू, दरभंगा याद रख लियो आप लोग। चलो फिर आगे अगर कुछ भी होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। और ऐसे मैंने जो है क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है पहले भी अपने एक सेशन में, तो वहां से भी क्रॉप देख लीजिएगा आप लोग। वहां पे मैंने कंप्लीट डिटेल डिस्कशन किया है क्रॉप से रिलेटेड, तो वहां से देख लीजिएगा। तो आपका क्रॉप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ भी मैंने एटलीस्ट अभी जो है 8-9 क्वेश्चन यहाँ पर भी अभी डील कर रखा है। और वहां पर तो उस सेशन में मैंने जो करा रखा है वहां पर तो 20-25 क्रॉप्स मैंने करा रखा है, तो वहां से देख लीजिएगा, आपका क्रॉप्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इधर घटना चक्र के ही सीरीज वाले में मैंने करा रखा है, तो चेकआउट जरूर करेंगे भाई। नेक्स्ट, भारत के चावल के कटोरा किसे कहते हैं? तो भारत का चावल का कटोरा, तो भाई देखो भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है ये पूछा है। केरल और तमिलनाडु क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। तो भाई ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो भाई किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। कानन देव, तो यहाँ तो चाय पहाड़ी है भाई, गिरनार कानन देव में है। नीलगिरी में भी चाय बागान है, दार्जिलिंग में भी चाय बागान है। बट जो गिरनार है वहां पे आपका चाय बागान नहीं है। तो यहाँ गिरनार जो है करेक्ट होने वाला है, गिरनार में चाय बागान नहीं है, इसको याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो सर्वाधिक जो पटसन है, पटसन का मतलब समझ रहे हैं? पटसन मतलब जूट जो होता है भाई, जूट जिससे कि बोरा बनाया जाता है। बोरा, शायद याद हो आपको, पता होगा कि जूट का बोरा बनाया जाता है। तो सर्वाधिक पटसन जो जूट होता है वो किस राज्य में होता है? तो देखो टॉप जो आता है, सबसे जूट जो ज्यादा सबसे होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में जूट जो है सबसे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट नंबर में जूट में जो है वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल जो है ये फर्स्ट नंबर में है। तो जूट प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर में वेस्ट बंगाल है। एंड हमारा जो बिहार है वो आता है सेकेंड नंबर में। बिहार कितने नंबर में? तो सेकेंड नंबर में बिहार आता है। जूट में बिहार का स्थान क्या है भाई, जूट उत्पादन में? तो बिहार सेकेंड नंबर में आता है।
एंड जूट को जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को, मतलब कि गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है, इतना याद रख लेना है आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान। देखो जूट उत्पादन की दृष्टि से किसका स्थान पूछ लिया है, तो बिहार का स्थान पूछ लिया है। तो बिहार का स्थान पहला दूसरा तो अभी बता रखा है मैंने कि दूसरा स्थान में बिहार आता है। अब बिहार की बात हुई है तो मैं बिहार से कुछ पॉइंट्स आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो बिहार के बारे में सुन लो थोड़ा बात। अब आप लोग पहले तो याद यही रख लेना कि बिहार का एरिया क्या है भाई, क्षेत्रफल क्या है, तो 94,163 जो है किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है। बिहार का एरिया कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अच्छा, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है बिहार का रैंक क्या है, तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का रैंक जो है 12 आता है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बिहार का रैंक जो है 12 है। एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का रैंक थर्ड है। ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग मतलब कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बिहार का रैंक कितना है, तो थर्ड रैंक पे बिहार आता है। तो पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुसार बिहार का रैंक तीसरा, और एरिया क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का रैंक दूसरा। और जो बिहार जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का तो टोटल एरिया का कितना है बिहार, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, तो बिहार जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.86% है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक बात ये भी पूछा जाता है आपसे कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो भाई देख लो, ये मान लो बिहार है आपका। ठीक है, ये आपका बिहार है। तो बिहार के उत्तर में क्या है पूछ ले अगर आपसे, तो उत्तर में नेपाल है आपका, नेपाल। तो उत्तर में क्या है भाई, तो उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल। अगर दक्षिण में पूछ ले तो दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में झारखंड। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। पूर्व में क्या है, तो पूर्व में वेस्ट बंगाल है। पूर्व में क्या है, तो पूर्व में वेस्ट बंगाल है। और अगर पश्चिम में पूछ ले भाई, तो पश्चिम में यूपी है, उत्तर प्रदेश है पश्चिम में। किस में है, पश्चिम में क्या है, तो यूपी है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल एंड पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रख लीजिएगा। एंड अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी याद रख लीजिएगा कि बिहार में जो है गंगा नदी कितने जिला को कवर करती है या क्रॉस करती है, तो 12 जिला को क्रॉस करती है बिहार में गंगा नदी। बिहार में 12 जिला को क्रॉस करती है गंगा नदी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो अखबारी कागज उद्योग बताओ कहां पर अवस्थित है, सतना, दुर्गापुर, नेपानगर। तो भाई यही तो नेपानगर करेक्ट होने वाला है 2022। नेक्स्ट, यहां क्या दिया है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो भाई एल्युमिनियम का सबसे जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो क्या है, तो भाई एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है बॉक्साइट। तो यही तो करेक्ट है आपका, बॉक्साइट जो है सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। हेमेटाइट क्या है, तो आयरन, लोहा का एक टाइप है हेमेटाइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो टेलीस्कोप भाई, तो टेलीस्कोप जो है वो गैलीलियो ने करा था, गैलीलियो वाई ने करा था टेलीस्कोप का खोज। मैकमिलन से याद रख लीजिएगा, साइकिल का खोज जो है मैकमिलन ने करा है। साइकिल का डिस्कवरी ऑफ साइकिल किसने करा है, तो डिस्कवरी जो है साइकिल का मैकमिलन ने करा है। हम्फ्री डेवी ने करा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने करा है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने करा है, हम्फ्री डेवी ने करा है। और ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार क्यों करा गया था पता है आपको, तो भाई ये कोयला के खान में जलाने के लिए यूज करा गया था। ठीक ना, कोयला के खदान में होता है तो कोयला खदान में जलाने के लिए यूज करा गया था, कोयला खदान में जलाने के लिए। तो हम्फ्री डेवी ने करा है। ठीक है, तो कोयला खदान में जलाने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार करा गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अच्छा, जेम्स वाट से याद रख लीजिएगा स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे, तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे। स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाई होना चाहिए यहां पर, दाई और एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाएं और झुकेंगे। देखो, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक
दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री दाईं ओर झुकेंगे। तो देखो दाईं ओर मोड़ लिया तो बस के यात्री दाईं ओर झुकेंगे नहीं, आगे की ओर गिरेंगे तो भाई ये भी नहीं होगा, बाईं ओर झुकेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दाईं ओर मोड़ लिया है अचानक से एक बस, तो जो आदमी उसमें बैठा रहेगा वो बाईं की तरफ झुकेगा, एब्सोल्युटली जो है वो बाईं की तरफ ही झुकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए फिर नेक्स्ट, कोबालमिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बीपीएससी टीचर एंड बीपीएससी टीचर एंड बीपीएससी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन तो भाई टैली करेगा, लिख लियो अभी आप लोग, यहाँ से एक क्वेश्चन फंस गया आपके एग्जाम में, अभी मैं बता रहा हूँ। तो कोबालमिन किस विटामिन का नाम है? तो भाई विटामिन B12 का नाम है कोबालमिन। एक्चुअली देखो इसका नाम जो होता है शाइनो कोबालमिन होता है, शाइनो कोबालमिन, कोबालमिन। विटामिन B12 का नाम होता है शाइनो कोबालमिन, बट यहाँ कोबालमिन दे रखा है तो B12 भी होने वाला है। तो बट एक्चुअली आपको याद क्या रखना है? B12 शाइनो कोबालमिन। विटामिन सी का आप लोग नाम बता दो क्या है? तो भाई विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। एंड विटामिन B3 से याद रख लीजिएगा नियासिन, नियासिन, विटामिन B3 से नियासिन याद रख लीजिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि आखिर जो है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का जो है सोर्स क्या है, सोर्स कहाँ से ये प्राप्त होता है, सोर्स इसका क्या है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, साइट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं खट्टे फल, ये विटामिन सी का सोर्स है, ठीक ना। तो जितने भी खट्टे फल साइट्रस फ्रूट हैं वो सोर्स हैं विटामिन सी के। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन डी का सोर्स क्या है भाई, तो विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, तो विटामिन डी का जो सोर्स है वो सनलाइट है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का सोर्स है। विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सोर्स है। और ये हमको जो है ना फ्री में मिलता है, इसको भी याद रख लेना, आपसे पूछ लेगा कि फ्री में जो मिलता है वो क्या मिलता है? तो सनलाइट हमें फ्री में मिलता है, इसके लिए हमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। और विटामिन डी जो है हमें फ्री में मिलता है, सनलाइट से मिलता है, याद रख लेना आप लोग। शाइनोकोबालमिन विटामिन B12 भाई, तो विटामिन B12 से क्या होता है? शाइनोकोबालमिन। एंड जो इससे एक इसके डेफिशिएंसी से एक डिजीज हो जाता है, वो कौन सा डिजीज है? तो भाई वो एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया डिजीज होता है। एनीमिया डिजीज जो है विटामिन B12 की कमी से होता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। एंड इससे एक डिजीज आप लोग याद रख लेंगे, पेलेग्रा। क्या याद रख लेना है? पेलेग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नाम का रोग होता है, पेलेग्रा। तो पेलेग्रा डिजीज जो है विटामिन B3 जो कि नियासिन जिसका नाम है उसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा डिजीज होता है, इसको ध्यान में रख लेना है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, तो रक्त का थक्का बनने में हेल्पफुल कौन सा होता है? बताओ तो आप लोग, रक्त का थक्का बनने में हेल्पफुल, तो भाई ये विटामिन के हो जाएगा ना, विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में हेल्पफुल कौन सा होता है बताओ आप लोग? के। हाँ तो भाई यही तो है विटामिन के, जिसको कि फाइलोक्विनोन कहा जाता है। तो इसी के हेल्प से जो है रक्त का थक्का बनता है, फाइलोक्विनोन, क्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन सी का तो नाम देख लिया, एस्कॉर्बिक एसिड। ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो रेटिनॉल है, रेटिनॉल। चलिए मैं आपसे कुछ विटामिन के नेम डिस्कस कर लेता हूं अभी। अब देख लो, जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल हो गया। अगर इसका सोर्स आपसे पूछ ले तो सोर्स में याद रख लीजिएगा कैरेट, याद रख लीजिएगा पपीता, याद रख लीजिएगा, ये सब इसके सोर्स हो जाते हैं भाई, ठीक है। आम याद रख लीजिएगा, मैंगो, तो ये सब इसके सोर्स हो जाते हैं। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और एक जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया, थैलमिया। तो जीरोप्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो है थैलमिया, थैलमिया। और नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले
कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। तो डेफिशिएंसी अगर हो जाए विटामिन B1 का शरीर में तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। एक याद रख लीजिएगा B2, विटामिन B2, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2, ठीक है, राइबोफ्लेविन। अगर विटामिन B2 का शरीर में कमी हो जाए तो त्वचा, जो स्किन डिजीज होता है वो हो जाता है, त्वचा समस्या आ जाएगा आपको। ठीक है, त्वचा जो स्किन डिजीज होता है वो होने लगता है विटामिन B2 का कमी से। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम अगर पूछ ले तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। और इसके कमी से, अगर B7 का कमी हो जाए तो आपका हेयर फॉल होने लगेगा, मतलब बाल झड़ने लगेगा। अगर B7 का कमी हो जाए शरीर में तो हेयर फॉल होने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा आपके शरीर का। ठीक है, सर का मतलब। अगर आपसे पूछ ले भाई कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और इसके वजह से जो है ना, नर बाध्यता, मतलब कि स्टेरिलिटी हो जाता है। ठीक है, स्टेरिलिटी जो हो जाता है, नर बाध्यता जो होता है, बेबी होने में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से जो है, टेकोफेरोल की कमी से नर बाध्यता होता है, स्टेरिलिटी होने लगता है, बेबी होने में दिक्कत होने लगेगा। और इसके वजह से जो है आपको जो है स्किन प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है, तो भाई आप लोग घी बटर खाइए तो आपके लिए सोर्स सही हो जाते हैं। घी बटर ये सब मक्खन वक्खन खाइए आप लोग, तो फिर किसी भी टाइप का समस्या आपको नहीं होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है बताओ, इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए यकृत, तो भाई यही तो करेक्ट है, यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक ना, यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। त्वचा, मसल्स काट दो, इनमें से कोई नहीं काट दो, बीपीएससी 2016। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले भाई कि जल में घुलनशील विटामिन बताओ कौन है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल बताओ तो विटामिन कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं बताओ। वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन जो हो जाते हैं वो है बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा घुलनशील विटामिन, ठीक है, वसा घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है बता दो। तो भाई बी और सी के बाद जो भी बच जाता है तो वो सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए डी ई के। ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और एक बात ये भी याद रखिएगा आप लोग कि जितने भी विटामिन वसा में घुलनशील है वो सभी यकृत में स्टोर होते हैं। जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है सभी कहाँ स्टोर होते हैं, तो यकृत में स्टोर होते हैं, यकृत में स्टोर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विटामिन डी कहाँ पर स्टोर होता है, तो यकृत में। तो जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में जितने भी घुलनशील विटामिन है सभी यकृत में स्टोर होते हैं, यकृत में स्टोर होते हैं। नोट डाउन कर लो, ए डी ई के, वसा में घुलनशील विटामिन, और सभी यकृत में स्टोर होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले भाई कि सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, तेजी से बनने वाला विटामिन, बनने वाला क्या है विटामिन, तो भाई सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन क्या है, तो विटामिन डी है। और विटामिन डी का सोर्स क्या है, तो सनलाइट आपका सोर्स है विटामिन डी का। विटामिन डी का सोर्स क्या है, तो सनलाइट सोर्स है विटामिन डी का। और सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। अच्छा, आपसे पूछ लेगा भाई कि वह कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो गर्म करने पर नष्ट कौन सा विटामिन होता है बताओ तो। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन, नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है बताओ। तो गर्म करने पर कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है, तो भाई वो विटामिन सी है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी है गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन।
ओके फ्रेंड्स। एंड विटामिन सी जो है घाव भरने में भी काम करता है, घाव भरने में भी काम करता है, विटामिन सी से घाव भरने में भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी है घाव भरने में। एंड विटामिन सी के लिए सोर्स क्या क्या आ जाते हैं, जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के सोर्स से, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स आते हैं वो विटामिन सी के सोर्स हो जाते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंड विटामिन सी से डिजीज क्या क्या होता है भाई, तो विटामिन सी से डिजीज याद रख लियो आप लोग, स्कर्वी। स्कर्वी जो है विटामिन सी से एक डिजीज है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से एक डिजीज होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट। अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सभी आपको डिटेल डिस्कशन के साथ कराए हैं, तो आप लोग कंप्लीट सेशन जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई, एंड कमेंट शेयर एंड लाइक जरूर करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।